नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में। आज जिस विषय पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरा सुनने की आवश्यकता है। भारत में कैसे भारत की रिटेलर्स को, भारत की जो जान है, छोटे छोटे दुकानदार हैं देश भर में, उनको कैसे खेला जा रहा है। एफडीआई के रूल्स में कैसे अमेजन जैसी कंपनी ने खेला, रिलायंस ने अमेज़न के इस खेल से हमें कैसे बचाए। जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी रिलायंस को या अबानी अंडानी और ये सब कहते रहते हैं, ये भारत की कंपनियां भारत में कितना सहयोग करती हैं और कैसे ये पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म करती हैं, कैसे लीगल लड़ाइयाँ लड़ती हैं और कैसे अमेज़न को रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीसीआई के जजमेंट के साथ बात करेंगे, आर्बिट्रेशन के साथ बात करेंगे और पीछे से खेले गए खेल के ऊपर बात करेंगे। ये अमेज़न ने कैसे भारत के रिटेलर्स को, जो दुकानदार हैं, उनको पूरा ख़त्म करने के लिए या भारत में अपने पैर जमाने के लिए कैसे रास्ता निकाला, झूठ बोलकर, गलत तरीके से, और पीछे से उनकी जो ईमेल्स कोर्ट के सामने आई उनके इंटरप्रिटेशंस हम लोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश की बाजार के लिए, पूरे देश के मैन्युफैक्चरर के लिए, सेलिंग मार्केट के लिए, कि आखिर इनके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैं समझता हूँ कि आज हमको उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला पहुँचा तो मामला पहुँचते पहुँचते आखिर क्या हाल हुआ और इसके पीछे की मेन रणनीति क्या थी। हम लोग बात कर रहे हैं बिग बाजार। हमने सबने सुना होगा बिग बाजार। एक ऐसा किशोर कयानी नाम के एक मारवाड़ी युवक ने मुंबई से वो काम शुरू किया था। हम दुकानों पर जाकर सामान लाते थे, कंडी हाथ में पकड़ा दी, ट्रॉली हाथ में पकड़ा दी और पूरे देश में लोग मॉल में मार्केट करने लगे। वो पहली कंपनी थी जिसने भारत में मॉल में मार्केट करना सिखाया। हालांकि उन्होंने शुरुआत फैब्रिकेशन से की थी, कुछ कपड़े बनाना, ये वो करना, यहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन बाद में वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े स्तर पर होगा और 25,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की कंपनी बन गई। 20,000 करोड़ रुपए तो केबल, और केबल 20 से 30,000 करोड़ रुपए का तो टर्नओवर साल में हो गया। हमने सबने बिग बाजार का नाम सुना ही होगा। हालांकि आपको याद होगा कि जब बुल मार्ट्स भारत में आ रहा था तो उस समय आने से पहले बहुत हंगामा हुआ था कि भारत में ये लोग आएंगे और ये खोलेंगे और ये सब भारत की रिटेल खा जाएंगे, लेकिन खोल दिया गया था। हमारे देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उधम भी बहुत ज़्यादा मचाया गया था। आज की तारीख में बिग बाजार भारतीय कंपनी और उसने बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए। कूपन्स की स्कीम, वेडनेसडे स्कीम, पार्टिकुलर डे स्कीम, 2 रुपए में चीनी, 1 रुपए का सामान, 5 रुपए में ऐसा, और ये सब फ्री बांट ले जाओ, ये सब स्कीमें निकाली गई और भारत में वो बड़े स्तर पर आ गए। इस पूरे के पूरे मार्केट में मेंस बियर निकाला गया। फिर पेंटालून, हम सबको याद होगा, पेंटालून एक बड़ी कंपनी और सभी मॉल्स में, सिनेमा घरों में पेंटालून के कपड़े बिकते थे। पेंटालून के बाद 2021 में किशोर बयानी ने बिग बाजार शुरू किया। बिग बाजार शुरू करने के बाद आम आदमी का फुटफॉल उसमें होने लगा। होम टाउन्स में छोटी छोटी जगहों पर वो खुलने लगे। कंपनी की स्पीड बहुत तेज थी। बहुत तेज का मतलब अब एक ही बिग बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें जो रेडीमेड हो सकती थी वो सब मिल जाएंगी। किशोर कयानी ने पूरे देश में 800-900 दुकानें खोली और उन दुकानों 800-900 टाउन चिन्हित किए और उन जगहों पर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में दुकानें खोली गई और कम कर्ज लिया गया। दूसरे मार्केट, मतलब आपसे वो उन्होंने इकट्ठा खरीदा, बेचा, ये सब हमने देखा कि वो कैसे खेल उन्होंने खेला, लेकिन कोलैप्स भी एक साथ कर गए। अब ये जो बिग बाजार का मामला था, बिग बाजार 2014-15 में जब ई कॉमर्स कंपनियां आई तो किशोर कयानी भांप नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए। हालांकि उसी की तरह विशाल मार्ट और तमाम आ गए थे, लेकिन वो भांप नहीं पाए। जिसने जीरो से शुरू करके 25,000 करोड़ का व्यापार शुरू कर लिया हो, वो भांप नहीं पाया कि ई कॉमर्स कंपनी सब खत्म करने वाली है। भारत में 2013, 14, 15 की तरफ ई कॉमर्स कंपनियां
प्रवेश कर गई। ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हुए। व्यक्ति के पास समय नहीं था, मैं भी मंगाता हूँ ई कॉमर्स कंपनियों से, सब कुछ ई कॉमर्स कंपनियां बेचने लगी। ई कॉमर्स कंपनियों का मतलब था मॉल में अब फुटफॉल कम होने लगा। मॉल में जब फुटफॉल कम होने लगा तो किशोर कयानी समस्या में आ गए। किशोर कयानी ने कुछ फंडिंग, अब बैंकें भी उनसे कहने लगी कि नहीं नहीं आप हमारा पैसा वापस करिए। इसी बीच में जब ये सब चल रहा था, अमेजन के साथ बात होने लगी। अमेजन भारत में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था, और अमेजन को समझ लीजिए, अमेजन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप यानी कि बिग बाजार, सबको समझना पड़ेगा, तब इसका सोल्यूशन निकलेगा। अमेजन की खास बात यह है कि अमेजन ई कॉमर्स कंपनी, तो भारत में जितनी ई कॉमर्स कंपनी है उस पर मोदी सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और ये कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती और खरीद कर नहीं बेच सकती। मतलब मार्केट से उठा लिया और उन्होंने बेचना शुरू करा, ऐसा नहीं कर सकते। अब चूंकि वो इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, इसलिए उन्होंने टैक्टिक अपनानी शुरू करी। पहले इस ग्रुप ने, अमेजन ने अपनी एक फर्जी कंपनी यहां पर शुरू की और वो फर्जी कंपनी के नाम से उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। मजे की बात थी कि फर्जी कंपनी, अपनी ही फर्जी कंपनी को लगाकर सामान बेचना शुरू कर दिया। अब सामान बेचना जब शुरू कर दिया तो स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि भाई कैसे हैंडशेक किया जाए भारत में। हैंडशेक करने के लिए दो कंपनियां बनाई, कंपनियां बनाकर और काम शुरू कर दिया अमेजन ने। और जब काम शुरू कर दिया तो उसने अपना ही सामान, कंपनी दूसरे नाम से, और उसने सामान बेचना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने कहा, नए सिरे से मोदी सरकार ने ये नियम लागू किए। उन्होंने कहा ई कॉमर्स कंपनियों का, जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा वो भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच सकती। अब जिनमें इन्वेस्टमेंट होगा वो ई कॉमर्स कंपनी अगर नहीं बेच सकती तो फिर बात खत्म होगी। लेकिन अमेजन ने क्या किया कि अमेजन बेसिक नाम से आपको प्रोडक्ट मिलता होगा, तो उसने क्या किया कि भारत में लाइसेंस देने शुरू कर दिए। कंपनी दूसरी है, अपना ब्रांड उसको देना शुरू कर दिया। अब वो ब्रांड से दूसरे रिटेलर्स ई कॉमर्स कंपनी यानी कि अमेजन पर बेचते हैं। ई कॉमर्स कंपनी का मतलब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, भारत सरकार ने कहा केवल एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे रिटेलर जुड़ेंगे, आपसे मैन्युफैक्चरर जोड़ेंगे, बीच का मार्केट खत्म होगा, सीधा मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर पहुंचने लगेगा। आपको थोड़ा बहुत उसमें जो कमीशन वमीशन आपका तय हुआ होगा वो आप अपना कर लीजिएगा। अब अमेजन का विचार ये हुआ, क्योंकि अमेजन संसार के सबसे रिच लोगों में से एक हैं, अमेजन का विचार ये हुआ कि भारत को ही वो कैप्चर कर लेंगे। भारत को मार्केट की तरह तो दुनिया देखती है, अमेजन ने भारत को मार्केट की तरह देखना शुरू करा और उसको लगा कि अब हम भारत में एंट्री मार कर ये सब कर लेंगे। उसने फ्यूचर ग्रुप, चूंकि कर्जे में चल रहा था, डूब रहा था, और उसके पूरे देश में 800-900 काउंटर थे। 800-900 बड़े शहरों में उनका हिसाब किताब था, 3-4 हज़ार उनके काउंटर थे। मतलब सब कुछ बेचते हैं। और बिग बाजार एक ब्रांड देश में बन ही चुका था। अमेजन एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि अमेजन का एफडीए, अमेजन को केवल ई कॉमर्स कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को सीधा मैन्युफैक्चरिंग करने का अधिकार नहीं, लेकिन अमेजन चाहता है कि वो भारत की मार्केट को कैप्चर कर ले। रिलायंस तब तक इस विषय में आया नहीं था। अमेजन ने क्या किया, फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार से बात करनी शुरू करी। अब चूंकि वो बिग बाजार को एक्वायर तो कर नहीं सकता, खरीद तो सकता नहीं क्योंकि वो तो एक विदेशी कंपनी है, वो भारत में कैसे करे, तो उसने क्या किया कि बिग बाजार की यानी कि फ्यूचर ग्रुप की एक कूपन कंपनी थी, कूपन और कुछ डिस्काउंट वाउचर और ये वो कंपनी उन्होंने बनाकर रखी थी, उसमें 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने लिखा, उसमें 1400 करोड़ रुपए किशोर कहने के पास आ गए, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप जो हैं वो कोई भी आपकी दुकान देश भर की हमसे बिना पूछे नहीं बेच सकते, इस बात के हम 1400 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं और हम आपकी कूपन कंपनी को टेक ओवर कर ले। वो कुछ करोड़ों रुपए की थी, लेकिन वो तो सैकड़ों करोड़, 1400 करोड़ रुपए दिए अमेजन ने। अमेजन बिग बाजार को अपनी मार्केट बनाना चाहता था। अब अमेजन ने क्या किया, अब भारत में अगर अमेजन आया तो सीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से वो परमिशन लेते, उसके लिए उन्होंने आपस में बिग बाजार यानी कि किशोर कयानी और अमेजन ने आपस में मेल डिस्कशन करना शुरू किया, क्योंकि उद्देश्य था फ्यूचर ग्रुप को
हायर मतलब पूरा एक्वायर कर लेना। फ्यूचर ग्रुप घाटे में चल रहा था, बैंक परेशान उसको कर रहे थे, लॉकडाउन आ गया था तो भाई लॉकडाउन के समय पर कुछ आमदनी थी नहीं, बैंकों के कर्जे लोन चल ही रहे थे, दुकानों के किराए थे ही। फ्यूचर ग्रुप ने बिग बाजार खोलने के लिए सब किराए पर ही हिसाब किताब बड़े बड़े मॉलों में ले रखा था। तो जो ये 1-1.5 साल गया इसमें उनकी कमर टूट गई और हजारों करोड़ रुपए के घाटे में वो आ गए। बैंकों ने उनसे पैसा मांगना शुरू किया, बाकी जगहों पर ये खेल होने लगा। इसलिए अमेजन से उन्होंने 1400 करोड़ रुपए लिए। अमेजन को ये लगा कि हम बिग बाजार पूरा खा जाएंगे, और बिग बाजार, और उसमें कंडीशन इसलिए उन्होंने ये डाली कि हम इसके माध्यम से आप कुछ अपनी दुकानों को किसी और को नहीं बेच सकते, आप अपनी मार्केट को किसी और को नहीं बेच सकते बिना हमसे पूछे। यानी कि चारों ओर से निगेटिव क्लॉसेस को कहते हैं, चारों ओर से बांध लिया। और सीसीआई के लिए उन्होंने आपस में डिस्कशन किया कि सीसीआई को हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे कि हम किस उद्देश्य से आ रहे हैं, भारत में क्या हमको करना है और इस मार्केट को कैसे कैप्चर करना है। इसलिए सीसीआई के सामने सीधी सीधी बात करेंगे कि भाई हमने ये इनका जो एक कंपनी है जो कि डिस्काउंट कूपन और ये कूपन कंपनी है, इसको हमने एक्वायर किया है, बाकी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, भारत सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, इस कंपनी में हमने किया है और ये ई कॉमर्स के दायरे में आती है, इन्वेस्टमेंट के दायरे में आती है। तो सीसीआई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। सीसीआई दिमाग नहीं लगाएगा मतलब बिग बाजार को एक्वायर कर लेना, मतलब एक जो है वो कंपटीशन कमीशन का मामला आ गया, कंपटीशन का मामला आ गया, मतलब आप ही अकेले पूरे बादशाह होंगे देश के। यानी कि रिटेल मार्केट में पूरे देश में अकेला अमेजन चाहता था कि ई कॉमर्स पे हो तो भी मेरा सामान बिके और अगर दुकान पर बिके तो भी मेरा सामान बिके। उसकी योजना ये थी कि इनको एक्वायर करने के बाद छोटी छोटी बाजारों में भी छोटे छोटे मॉल खोल दिए जाएंगे और वहां हमारे मॉल चलेंगे, बाकी सब दुकानदार जो छोटा रिटेलर है जिसकी परमानेंट वो सब बंद हो जाएंगे। यानी कि पूरे भारत के वो बादशाह आलम बन जाएंगे। बड़ा उम्दा प्लान था। ये ईमेल्स आपस में हुई, ठीक है। इसी बीच में रिलायंस की बात हो गई, मतलब कंपनी तो घाटे में जा रही थी। रिलायंस की बात हुई बिग बाजार से 24,713 करोड़ 24,713 करोड़ रुपए में पूरी मार्केट रिलायंस को बेच दी फ्यूचर ग्रुप ने। और ये कहा कि भाई एक कंपनी इनके पास है, तो अमेजन चला गया कोर्ट। इधर कोर्ट जब चले गए तो कंपटीशन कमीशन में ये जो मेलें इन्होंने आपस में ट्रांसफर करी थी वो मेल डिस्क्लोज कर दी गई। कंपटीशन कमीशन ने कहा कि तुम भारत में इन्वेस्टमेंट हमसे छुपा कर रहे थे, मेरा काम है कि भारत में कोई खेल ना खेल सको, तुम रिटेल मार्केट कब्जा करना चाहते थे, इसलिए 202 करोड़ रुपया तो पेनल्टी दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आपकी डील आप जो है आप हमें धोखा दे रहे थे और डील आप कर नहीं सकते, यानी कि अमेजन खरीद नहीं सकता। और 202 करोड़ रुपया इस बात का दीजिए कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आप धोखे से मार्केट को कैप्चर करने आए थे। सीसीआई ने यह कह दिया, हाई कोर्ट उससे पहले गया, मतलब ये सब कुछ हो गया। एक सिंगापुर आर्बिट्रेशन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट आया, रिलायंस ने 2450। अब इस बीच में क्या हुआ कि जब ये झंझट फंस गई तो रिलायंस ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया। बिग बाजार जहां कहीं भी था वो सब किराए पे था और चूंकि बंद होने की वजह से किराया दे नहीं पा रहे थे किशोर कहनी, और इधर ये डील भी फाइनल, मतलब ये अमेजन ने टांग अड़ा दी थी। तो फिर और कंपटीशन कमीशन ने जो एक्विजिशन है उस एक्विजिशन को भी डिसअप्रूव कर दिया कि बिग बाजार बेचा नहीं जा सकता, यानी कि आप इसको नहीं बेच सकते। रिलायंस ने क्या किया कि वो जो जगह जो खाली कर रहे थे या ये किराया नहीं दे पा रहे थे उन जगहों को एक्वायर करना शुरू कर दिया। भाई पैसा तो है ही रिलायंस के पास, इन्वेस्टर भी भारत का सही सही। रिलायंस को अमेजन को रोकना था कि अमेजन पूरी भारत की वो मार्केट ना कब्जा कर ले। हो सकता है कि भारत सरकार के कुछ लोग या जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले वो अमेजन के इसके साथ हों, रिलायंस के साथ, और उन्होंने ये तय किया हो कि नहीं भाई देखो ये रास्ता इन्होंने निकाल लिया है और भारत की मार्केट कैप्चर कर जाएंगे। ये संभव है क्योंकि मोदी जी हैं और लोग कहते भी हैं अडानी अंबानी मोदी जी के बहुत नजदीक है। तो उन्होंने रास्ता ये निकाला कि ये पूरा का पूरा क्यों ना रिलायंस खरीद ले। रिलायंस ने उन जगहों को हायर करना शुरू कर दिया जहां बिग बाजार किराया नहीं दे पा रही थी। धीरे धीरे करके रिलायंस ने जो जगह खरीदी, रिलायंस स्मार्ट बाजार उसका नाम रख दिया। वैसा ही वो बोर्ड शॉट लगा, केवल बिग की जगह स्मार्ट लिख दिया, रिलायंस स्मार्ट बाजार, और रिलायंस का लोगो लगा दिया। धीरे धीरे करके रिलायंस ग्रुप ने सारी देश भर की जो दुकानें थी वो सब हायर कर ली, यानी कि अमेजन को रोक दिया गया।
क्योंकि मेन बात थी इक्विटी बिग बाजार की। बिग बाजार अमेजन खरीद कर पूरे देश में घुसना चाहता था। रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट करके, वो जब संकट में फंस गए तो रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट करके वो सब दुकानें खरीद ली। चूंकि जमीनें तो किसी और की थी, मॉल किसी और का था, इन्होंने तो किराए पर सब ले रखा था। इनका तो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बेच रहे थे, दूसरों से लेकर यहां पर बेचना। तो किशोर कयानी बिल्कुल पैदल हो गए। इस बीच में 2022-23 में बैंकों ने दिवालिया का नोटिस दे दिया कि भाई हमारा पैसा वापस दो। इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया घोषित कर दिया तो फ्यूचर ग्रुप यानी कि बिग बाजार तो जड़ से ही खत्म हो गया, मामला उनका सब निपट गया। और उनकी जगह रिलायंस जो 24,000 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहता था, रिलायंस ने दूसरी तरीके से वही मार्केट पूरी कब्जा कर ली और अमेजन को रोक दिया कि भाई अमेजन रिटेल मार्केट में दूसरे तरह से भी नहीं आएगी। अमेजन ने यह कहा कि तुम रिलायंस को बेच नहीं सकते थे, अमेजन ने मुकदमा किया कि तुम बेच नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारा जो ये कूपन वाले कंपनी है, इसके क्लॉज में साफ तौर से लिखा था कि आप कोई डील करने से पहले बिना मेरी अनुमति के ये बिग बाजार बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि हम कूपन बिग बाजार के लिए बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला गया। 202 करोड़ रुपए के वेवर के लिए सुप्रीम कोर्ट अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि भाई कंपटीशन कमीशन में जो ये हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि नीचे इन्होंने झूठ बोला था कि हम ये कूपन कंपनी खरीदने। हकीकत में मेल्स जो बता रही हैं, जो इनका डेटा बता रहा है, जो फ्यूचर ग्रुप ने दिखाया, वो डेटा ये बता रहा है कि ये यहां पर रिटेल इन्वेस्टमेंट करने आए थे और पूरा बिग बाजार खरीदने आए थे और भारत में गलत तरीके से एंट्री मार रहे थे। झूठ बोला इन्होंने कंपटीशन कमीशन के सामने। कंपटीशन कमीशन ने उस बात का डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 202 करोड़ के अगेंस्ट। देखो बिग बाजार तो खत्म हो गया, वो स्मार्ट बाजार बन गया। अब बचा अमेजन की इमेज। अमेजन की इमेज तभी बनी रह सकती है जब सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब इन्होंने पहले ही सारा डेटा दे दिया था तो इंटरनल मेल्स अगर फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस के बीच की हुई हैं, वो बिजनेस का पार्ट हो सकता है। जो वो झूठ बोल रहे हैं कि हम ऐसे करके कंपटीशन कमीशन को बताएंगे और हम ऐसे करके एक्वायर करेंगे, जब पहले ही डील कंपटीशन कमीशन के सामने रख दी गई है, तो ये जो इंटरनल उनकी मेल है जिसमें वो कह रहे हैं हम कंपटीशन कमीशन को धोखा देंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसीज के अंदर से हम ऐसे रास्ता निकालेंगे और अभी हम इन मॉल्स को रोक देते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट कर लेते हैं और भविष्य में जब भी भारत में कोई सरकार ऐसी बैठेगी जिस सरकार से हमें रास्ता मिलेगा तो ये हमारी मार्केट तैयार होगी। ये बात कही गई है कि जब भी भविष्य में ये सब कुछ सही होगा, मोदी जी जाएंगे या भाजपा की सरकारें चली जाएंगी, मतलब इनडायरेक्ट वे में मैं बता रहा हूं कि भाजपा की सरकारें चली जाएंगी तो हो सकता कांग्रेस बैठ जाए, वो फिर से खोल दे, सारा खोल दे, तो उससे पहले हमारा मार्केट पूरा तैयार होगा और हम फिर पूरी भारत की मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। कंपटीशन कमीशन इस बात को रूठा था। अब इस बात को लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि भाई देखो 202 करोड़ रुपया जो कंपटीशन कमीशन ने लिया है इनसे पेनल्टी के रूप से, वो पेनल्टी गलत है क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं कि ये फ्यूचर ग्रुप की फलानी कंपनी खरीद रहे हैं और रेस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं। तो उनकी इंटरनल मेल जिसमें धोखा धोखा कोई बात कर रहे हैं, ये सब उनका इंटरनल मामला है, इससे आपको क्या लेने देना। वो कैसे भारत को कब्जा करेंगे या भविष्य में क्या है, इससे क्या लेने देना है आपको, उससे कोई लेने देना। कानून के अनुसार इनके 202 करोड़ वापस करो, 6% इंटरेस्ट के साथ करो और फिर अगर विद इन टाइम, जो उन्होंने टाइम दिया इस टाइम के अंदर नहीं दे पाते हो तो 9% इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे अमेजन का पैसा। यानी कि अब 300-400 करोड़ रुपया जो भी बन जाएगा वो वापस करेंगे, क्योंकि 2022 में जमा हुआ था, 4 साल हो गए। ये बात क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब अमेजन को क्या लाभ होगा? देखो फ्यूचर ग्रुप तो खत्म हो गया, बिग बाजार रिलायंस ने पूरा ले लिया, अमेजन को जो रिलायंस करना चाहता था वो रोक दिया, विदेशी कंपनी को भारत में पूरी मार्केट एक्वायर करने से रोक दिया गया है। लेकिन अमेजन ने क्लीन चिट ये बात की ले ली कि वो फ्रॉड नहीं है, वो झूठे नहीं हैं, वो यहां कुछ गलत नहीं कर रहे थे, भारत के नियमों को नहीं तोड़ रहे थे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह के उनको क्लैरिटी दे दी, जिससे पूरे वर्ल्ड में उनकी जो छवि है वो छवि ठीक रहेगी, शेयर मार्केट उनका डाउन नहीं जाएगा। ऐसे ही मतलब शेयर मार्केट में जो कुछ भी उनका है तो चूंकि सब कुछ ठीक है तो ऊपर जाएगा, ये उनको एक लाभ हुआ। लेकिन फाइनली क्या खेल खेला अमेजन ने
फ्यूचर ग्रुप को कैसे उन्होंने एक्वायर किया, फिर रिलायंस ने कैसे बचाया और फिर कानूनी लड़ाई, इसके विषय में मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं एफडीआई को लेकर भारत सरकार इस समय संजीदा है। तो इसके पीछे, ये सारे खेल के पीछे भारत सरकार हो, इसमें कोई मैं समझता हूं कि इसमें ये भी संभावना हो सकती है कि मोदी जी का माइंड पीछे से लगाओ कि भाई अगर रास्ता निकाल ही लिया तो अमेजन को भी हम किसी इन्वेस्टर को ये ना हो जाए कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना ना आए कि भारत सरकार बहुत परेशान करती है। ये भी ना हो जाए कि भाई इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आएगा तो क्योंकि मोदी जी पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो फिर सरकार भी दोषी ना हो और काम भी हो जाए और अमेजन जैसी बड़ी कंपनी को रोक दिया जाए। मैं समझता हूं कि ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खूबसूरत इलस्ट्रेशन है जो हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपका क्या विषय, आप लिखकर मुझे बताइएगा। उसमें आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबरों पर आप हमको वो कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखते हैं कि आपको कैसा लगता है ये पूरा लेक्चर। इस पर हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारा डेटा निकाला है चारों ओर से, इसलिए आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, क्योंकि इससे भारत का भविष्य तय होने वाला है और ये भारत के भविष्य का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज की तारीख में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।